नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक बार फिर आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग जोर पकड़ने लगी है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार साय के घर आदिवासी नेताओं की गोपनीय बैठक में यह मुद्दा फिर उठा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दूसरे दौरे से ठीक पहले आदिवासी नेताओं की इस बैठक को अहम माना जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि आदिवासी नेताओं की बैठक से बीजेपी में खलबली मचेगी। नए प्रदेश प्रभारी के कड़े निर्देश के बावजूद पार्टी नेताओं की गोपनीय बैठक के क्या मायने हैं, क्या राजनीतिक मायने हैं और क्या बीजेपी के भीतर कुछ नए समीकरण बन रहे हैं? क्या ये इस ओर इशारा है? सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 18 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति बनी है यहाँ, वो अत्यंत चिंताजनक है। हम भी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दृष्टि से काम किए हैं, लेकिन अभी चूंकि ये जनजाति बहुल राज्य है, सबसे बड़ी आबादी जनजातियों की है, आदिवासियों की है, इसलिए इस पर यह विचार होना चाहिए कि ऐसी स्थिति बनी क्यों। ये है बीजेपी के पूर्व सांसद नंद कुमार साय। नंद कुमार साय के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक बार फिर आदिवासी नेतृत्व की मांग जोर पकड़ रही है। नंद कुमार साय के घर आदिवासी नेताओं की गोपनीय बैठक हुई, जिसमें आदिवासी लीडरशिप के साथ मुख्यमंत्री के लिए किसी आदिवासी नेता को प्रोजेक्ट करने की मांग उठी है। हमारे समाज को इस दृष्टि से तैयार करना बहुत जरूरी है कि वो हर चीज को धारण करने की क्षमता और योग्यता को विकसित करें। तो इस दृष्टि से हमारी बैठक थी। किसी पर हमने आरोप नहीं लगाया है, लेकिन कहीं कमी है तो जो भी पावर में रहे, सरकार में रहें, उन्हें इस दिशा में देखने, समझने और उसको ठीक करने की योजना और समझ भी बनानी चाहिए। माना जा रहा है कि विधानसभा में हार के बाद संगठन की कमान आदिवासी नेता को सौंपकर हाईकमान ने इस तरह की मांग को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन पार्टी में एक बार फिर आदिवासी वर्ग को मौका देने की मांग उठने लगी है। हमें भी तो तैयार होना पड़ेगा कि जो राज्य बनाया गया है वो हम लोगों की बड़ी भूमिका उसमें रहनी है, और इसलिए हम लोग अगर कहीं पिछड़ रहे हैं, कहीं कहीं कमजोरी है, शासन सरकार सोचती भी होगी कि इनको आगे बढ़ाना है, लेकिन हमारी कहीं योग्यता में कमी तो नहीं है। ये चिंतन हमारे समाज में, हमारे भीतर भी होना जरूरी है। नंद कुमार साय का बयान सामने आने के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। आदिवासी नेतृत्व की मांग पर बीजेपी नेता कुछ भी साफ साफ बोलने से बचते दिखे, तो वहीं कांग्रेस ने तंज कसने में देरी नहीं की। नहीं, कोई विषय चर्चा में कोई चाहता है तो वो अपने अब वो चर्चा का विषय क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, ये भी मेरी जानकारी में नहीं है। पूरी जानकारी होगी तो मैं बात करूँ। आदिवासियों का वोट लेके राजनीति करते रहिए, इसलिए 29 जो आदिवासी सीट है उसमें 27 हम कांग्रेस के पार्टी के विधायक जीते हैं और 3 सामान्य सीट से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने में ये बातें उठ रही है। पिछले 2 चुनावों के नतीजों को देखें तो बीजेपी की आदिवासी समाज के बीच पैठ कम हुई है। बस्तर और सरगुजा दोनों ही जगह से बीजेपी पूरी तरह से गायब हो गई है। इस तरह की मांग करने वाले नेताओं को लगता है कि इस समाज के बीच पैठ बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री की मांग पर विचार करना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि राज्य बनने के बाद ज्यादातर समय आदिवासी नेता ही बीजेपी संगठन की कमान संभालते रहे हैं। रमन सिंह सरकार में उनको भागीदारी भी मिली, लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री की मांग बीजेपी के भीतर बन रहे नए समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं। रायपुर से संदीप शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो प्रदेश में आदिवासी बहुल ज़्यादा है, आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में इस मांग ने कितना जोर पकड़ा है अभी बीजेपी के अंदर, उसको भी जानने सोचने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ एक अहम बात ये कि क्या वाकई अब नेतृत्व परिवर्तन की जो मांग उठ रही है वो जायज़ है? बातचीत करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ डॉक्टर शीर्ष मिश्रा, मैनेजिंग एडिटर हैं। सर, स्वागत है आपका। बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी जी, जिलाध्यक्ष है रायपुर से, बीजेपी नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो भी हमारे साथ। आपका भी स्वागत। रमेश वल्यारी जी, कांग्रेस नेता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, उनका भी स्वागत मैं करता हूं।
सर, किसी भी पॉलिटिकल एंगल से पहले एक बात इस बयान पर कर ले, इस मीटिंग पर कर ले कि आखिर इस मीटिंग के मायने क्या है, क्योंकि पूर्व सीएम ये कह चुके हैं कि अभी मुझे पार्टी का मजमून क्या था ये पता नहीं है, देखूंगा, सोचूंगा, बात करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है। उनका प्रदेश अध्यक्ष जरूर एक आदिवासी हैं, विष्णुदेव साय हैं, वो दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और अभी नई प्रदेश प्रभारी आई हैं डी पुरंदेश्वरी। अब आप पूरी चीज़ों में नंद कुमार साय की भूमिका देखें और छत्तीसगढ़ जब बना था वहाँ से हम शुरू करते हैं यदि, तो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए जो घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुआ था एकाध परिसर में, जब नरेंद्र मोदी जी प्रभारी बनकर आए थे, तो उस समय नंद कुमार साय को, जो कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे प्रभावशाली नेता उस समय लखीराम अग्रवाल थे और नंद कुमार साय उनके ही ग्रुप से माने जाते थे, तो उनको अध्यक्ष बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए पार्टी ने पूरा जोर लगाया और ब्रजमोहन अग्रवाल उस समय सबसे मजबूत दावेदार थे। और जिस घटनाक्रम में नंद कुमार साय नेता प्रतिपक्ष बने, उसके बाद उनका जो विधानसभा में परफॉर्मेंस था, विधानसभा का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था, लेकिन घटना कहाँ से चेंज हुई, जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई 2003 में रायपुर में, और अटल बिहारी वाजपेयी समेत तमाम बड़े नेता यहाँ पर आने वाले थे और प्रमोद महाजन जी यहाँ पर थे। उसी दौरान नंद कुमार साय जी की जो बेटी हैं प्रियम पैकरा, उनका कांग्रेस में प्रवेश हुआ, अजीत जोगी ने उनका प्रवेश कराया, बस वहीं से उनकी राजनीति का अवसान शुरू हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया कि अजीत जोगी को घेरने के लिए यदि किसी की व्यक्ति की ज़रूरत है तो इनको वहाँ मरवाही चुनाव लड़ने के लिए भेजा, और वहाँ पर एक इनकी करारी हार हुई। वो इनके जीवन का एक दूसरा एक पड़ाव था जब ये पीछे हुए, और उसके बाद लगातार पिछड़ते गए, और चूँकि ये मुखर नेता रहे, इन्होंने अपनी बात रखते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढती रही। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 में, तो वीरेंद्र पांडे जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने उस समय बलिराम कश्यप को सीएम बनाने की एक मुहिम चलाई जो असफल रही, और जिसके राजनीतिक कई निहितार्थ बाद में निकाले गए और कई उसके परिणाम सामने आए। लेकिन उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में जो आदिवासी नेतृत्व की मांग थी वो कम होती गई, और फिर शिव प्रताप सिंह, विष्णुदेव साय, इस तरह के तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी राजनीति केंद्र में आते रहे। राम विचार नेताम ने भी एक बार प्रयास किया था और उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने आदिवासी एक्सप्रेस चलाने की बात की थी। आदिवासी एक्सप्रेस का एक शब्द तब इजाद हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक आदिवासी एक्सप्रेस चल रही है, चूँकि रमन सिंह जी का वो पहला कार्यकाल था। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी नेतृत्व नए लोगों को उभारा, जिसमें महेश गागड़ा भी एक हैं, और भी तमाम लोग हैं जो सामने आते गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी कमजोरी रही कि वहाँ पर आदिवासी नेतृत्व उस तरह से नहीं उभरा जो कांग्रेस ने अपने अंदर उभारा। जबकि कांग्रेस जब सत्ता में नहीं थी तो पहला नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा बने, उसके बाद फिर रविंद्र चौबे बने, उसके बाद टीएस सिंहदेव बने। तो कभी कांग्रेस ने बीजेपी को फॉलो नहीं किया। बीजेपी ने ही कहा जाए तो कांग्रेस को फॉलो किया। अजीत जोगी एक आदिवासी सीएम थे और उनके सामने नंद कुमार साय को एक आदिवासी नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक आदिवासी है मोहन मरकाम, उनके सामने विष्णुदेव साय को बनाया गया। अब इस सारे घटनाक्रम को देखें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक फॉलोवर पार्टी लगती है हमको, और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं की कमी है आज के दौर में। यदि बात करूँ कि जो स्ट्रगल करने वाले हैं, जो फील्ड पे लड़ाई लड़ने वाले हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी में पहले दिलीप सिंह जूदे हुआ करते थे, उसके बाद फिर वैसे नेताओं की कमी इस पार्टी में देखी गई क्योंकि पार्टी सत्ता में भी आ गई। लेकिन कांग्रेस में से भूपेश बघेल की बात करें, उन्होंने 5 साल ज़मीन की लड़ाई लड़ी। नंद कुमार पटेल उन्होंने 5 साल ज़मीन की लड़ाई लड़ी, और इसके बाद अभी मोहन मरकाम की बात करें, इन्होंने साइकिल यात्रा, पद यात्रा, इस तरह का इनका स्ट्रगल का इतिहास है कांग्रेस के लोगों का। वो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी कमी है। भारतीय जनता पार्टी चूँकि 15 साल तक सत्ता में रही तो वहाँ पर लगभग सारे लोग किसी न किसी रूप में लाभान्वित होते रहे। नंद कुमार साय जी रह गए थे तो उनको भी नरेंद्र मोदी जी ने आयोग का अध्यक्ष बनाकर एक तरह से उनको भी सत्ता में भागीदार बनाया। अब इन नेताओं को लगता है कि ये राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आदिवासी नेतृत्व सामने आना चाहिए, तो इसके लिए इनको अपनी पार्टी में बात करना चाहिए और इनकी पार्टी में ऐसे नेता होना चाहिए जो स्ट्रगल करने का, जिनके अंदर मादा हो। यदि ननकीराम कंवर की बात करें तो उनकी राजनीतिक, उन्होंने पहला चुनाव 1972 में लड़ा था। इसका मतलब माने कि करीब 48 साल पहले उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। अब भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो ज़मीनी भी हो, जो चमत्कारी भी हो,
और जिसके अंदर लड़ने का मादा हो सरकार से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ बैठी हुई है। जैसा कि आपने मोहन मरकाम जी के बयान में सुना कि 29 सीटें हैं, उसमें 27 कांग्रेस के पास है और 3 सामान्य सीटों से भी कांग्रेस जीत के आई है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई स्कोप नहीं है। पहले भी सरगुजा से बीजेपी साफ हुई, उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद बस्तर से साफ हुई, उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस वहाँ पर लगातार बढ़त में रही। भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई ज़मीन वापस नहीं ला पाई आदिवासी क्षेत्रों में। उसका ये रीज़न नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नेताओं को महत्व नहीं मिला, उसका रीज़न ये है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे स्ट्रगल करने वाले, ऐसे जुझारू नेताओं की कमी रही है। अब यदि अगले चुनाव की बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग वर्ग है। एक वर्ग चाहता कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिले, जैसे कि वहाँ पे सीएम भूपेश बघेल जी हैं, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो वहीं पर धर्मलाल कौशिक को भी बनाया। तो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उनको फॉलो कर रही है, वो अपना कोई ट्रेंड नहीं सेट कर रही है। इसका नुकसान क्या है कि उनको जो नेतृत्व की ज़रूरत है वो उनके पास नहीं है। और यदि यही स्थिति 1-2 साल तक रही तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो फार्मूला है कि सामूहिक नेतृत्व में वो चुनाव लड़ते हैं और पूरी पार्टी, पूरा संगठन और उनके जो उनका अनुषांगिक संगठन है वो उसमें पूरी ताकत के साथ लगते हैं। फिर एक कोई यदि पार्टी सत्ता में आती है तो फिर एक ऐसे चेहरे को, ऐसे नाम को लाया जाता है जो आला कमान की पसंद हो, विवादास्पद ना हो और पार्टी के हिसाब से काम करने वाला हो। तो इस मीटिंग को यदि देखें तो इस मीटिंग के कोई मायने नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव और पार्टी के अंदर भी जो गतिविधियां हैं, क्योंकि आदिवासी ही उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसलिए इस सब मांग का, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। यदि इसको इस तरह से देखा जाए कि नंद कुमार साय इस बहाने अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं तो ज़्यादा ठीक होगा। जी सुंदरानी जी, क्या ये किसी एक व्यक्ति के राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है जो वो खुद लड़ रहा है? देखिए, हम तो उस बैठक में नहीं गए थे, मीडिया के माध्यम से ही बैठक की बात चली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक दल है, अधिकार है सबको अपनी बात रखने का, चाहे वो समूह में बात करें, जाति के प्रतिनिधित्व की बात करें या स्वयं के नेतृत्व की बात करें। तो इसकोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उन्होंने अपनी बात रखी है पार्टी। और आज हम विपक्ष में हैं, हमको 2023 में चुनाव लड़ना है, वहाँ पे हम निश्चित रूप से सरकार में लौटेंगे 2000। रिलैक्स मूड में है, 1000 दिन बाकी है। विधायक दल चुना जाएगा, विधायक दल में नेता चुना जाएगा, निश्चित रूप से 1000 दिन में हम वो छलांग लगाएंगे कि जहाँ हम हैं वहाँ कांग्रेस होगी, जहाँ कांग्रेस है वहाँ हम होंगे। निश्चित लेकिन ये छलांग में बाधा दौड़ तो नहीं है, क्योंकि ये जो मीटिंग हो रही है सर, लेकिन अभी समय, सुनिए ना सर, ये जो मीटिंग हो रही है, कुछ कुछ संगठन साथ जुड़ रहे हैं, पार्टी में नेता मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल अभी तो सिर्फ आपसी बातचीत हो रही है, क्योंकि वो भी ये देख रहे हैं कि पार्टी का इसके बाद रिएक्शन क्या होगा। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि प्रजातांत्रिक दल जो होते हैं उनमें इस प्रकार की बात आती है और कहीं अपनी बात रखने की कोशिश की है उन्होंने। अगर ऐसा किया है तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। पहले भी ऐसी बातें आती रही है, सभी समाजों को, सभी धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी देती है और आदिवासी समाज को हमेशा प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आज भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदिवासी हैं और गृह मंत्री रामविचार नेताम जी रहे, चाहे ननकी राम जी कंवर रहे, और बहुत सारे मंत्री भी, केदार कश्यप जी, महेश गागड़ा जी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे, बलीराम नहीं, पर यहाँ सर बात तो सीएम पद की आ रही है ना सर, सीएम पद का उम्मीदवार नारंग साय जैसे। चलिए रमेश वल्यानी जी के पास चलता हूँ मैं सर। वल्यानी साहब, क्या लगता है? देखिए, जरूर उन्होंने बात उठाई है, उनकी बात। जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा देखिए पंड्या जी, कोई बात अगर किसी ने उठाई है तो पार्टी फोरम में उसकी बात होगी, और जब मेजॉरिटी आएगी विधायक दल में, जब नेता का चुनाव होगा, सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। विधायकों के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, पार्टी नेतृत्व का भी उसमें सहयोग रहता है, राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व का भी उसमें सहयोग होता है पंड्या जी। तो बहुत सारे ये होते हैं। लेकिन सवाल ये ना सर कि प्रदेश, आपके प्रदेश प्रभारी का दूसरा दौरा अभी होने वाला है, उससे पहले ये बैठक हो रही है, यानी कि ये चीज़ कोशिश की जा रही है कि अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश है। रमेश वल्यानी साहब, आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों की उपेक्षा भारी पड़ गई, अब बीजेपी को जरूरत लगती है एक आदिवासी नेता की, या फिर अंदर खाने ये सब गुटबाजी चल रही है?
देखिए पंड्या जी, ये सारा मामला भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक कलह का मामला है, शुद्ध रूप से आंतरिक कलह का मामला है। और इनका आम आदिवासी के हितों से आदिवासी नेताओं ने कभी चिंता ही नहीं की। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह रहे, तो 15 साल में जो नेता आज आदिवासी वाली बात कर रहे हैं, ये 15 साल तो मौन रहे। अब वो खलबलाहट है उनके बीच का आंतरिक मामला, इसलिए कांग्रेस पार्टी को उसमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ क्या पूरा देश का आदिवासी समाज जानता है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के विकास की हितचिंतक रही है, आदिवासियों के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी है। और छत्तीसगढ़ की जहाँ तक स्थिति का सवाल है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भले ही ओबीसी से आते हैं, लेकिन उन्होंने न केवल आदिवासियों का, अनुसूचित जाति का और सामान्य वर्ग का, हर वर्ग की चिंता का ध्यान दिया है। और आदिवासी अंचल में तो भूपेश बघेल जी ने स्पेशल स्कीम दी है। वहाँ लोहांडी गुड़ा की जो जमीन टाटा को दी थी, डॉक्टर रमन सिंह ने तो कर ली उसको लैंड पूल में, लेकिन हम भूपेश बघेल जी ने वो जमीन आदिवासियों को लौटाई। पहले 7 लघु वन उपज को समर्थन मूल्य पे खरीदी करते थे, भूपेश बघेल जी ने 52 लघु वन उपज को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदने का फैसला किया है। वहाँ तेंदुपत्ता तोड़ाई की दर 2500 से बढ़ाकर हम 4000 रुपये की। कनिष्ठ चयन आयोग बनाया कि वहाँ पर रोजगार आदिवासियों को मिले। वहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। कल ही बात वहाँ एक कार्यक्रम में, आपके ही कार्यक्रम में बता रहे थे कि जो काजू बस्तर का 90 रुपये बिकता था किलो, वो 400 से लेकर 700 रुपये किलो में बिक रहा है केवल फूड प्रोसेसिंग यूनिट से। तो आदिवासियों के हितों की रक्षक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता हैं भूपेश बघेल जी। अभी मेरे मित्र सुंदरानी जी कह रहे थे कि आने वाले समय में हम लोग सत्ता में विपक्ष में होंगे। ऐसा है, ये नीति और कार्यक्रमों के आधार पर आदिवासियों ने और सामान्य वर्ग ने, ओबीसी ने, सभी समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाया है। और भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत लंबी पारी खेलने वाली है। जी चलिए, ये लंबी पारी होगी या फिर बीजेपी अपना असर दिखा रही है, क्योंकि 1000 दिन है। इसके बाद तैयारी किसकी कैसी रहती है इस पर तो नजर आई है, लेकिन तैयारी से पहले जो ख्याली पुलाव हो रहे हैं मीटिंग्स के दौरान, वो भी एक अपनी बात, क्योंकि एक बाउल क्षेत्र है, एक वर्ग विशेष का क्षेत्र है। ऐसे में उस वर्ग विशेष क्षेत्र की अपनी भी कुछ मांगे होती है, अपने नेताओं की भी कुछ मांगे होती है। जैसे कि वरल्यानी जी ने तो बोल ही दिया कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है उससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो मेरा सवाल सुंदरानी जी से है। सुंदरानी जी, जिस तरह से आपकी पार्टी में कशमकश चल रही है, अलग अलग नेता कभी कभी ट्वीट करते हैं और उनका आपस में कोई तालमेल नहीं होता, और सबका जवाब, चूँकि डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मीडिया स्वाभाविक रूप से उनसे ही सवाल करता है, चाहे कौशल्या माता के मंदिर और जन्मभूमि का मामला हो, जन्म स्थान का मामला हो, या फिर आज जिस तरह से ये जो बैठक हुई उसको लेके बात हुई, तो उनके लिए बड़ी वैसी स्थिति होती कि इन सब चीज़ों पर कैसे जवाब दिया जाए। जबकि कांग्रेस के जो नेता हैं, जैसे जन्म स्थान की बात थी तो उन्होंने बाकायदा प्रमाण के साथ बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ये उन्होंने ही ये लिटरेचर पब्लिश किया था जिसमें साफ तौर पर बताया था कि यहाँ पर जन्म स्थान है। खैर वो बात अपनी जगह है। अभी हम बात जिस मुद्दे पे कर रहे हैं, तो क्या आपकी पार्टी के अंदर अभी तक वो तालमेल या लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है कि लोग विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? कभी कभी सरोज जी का बयान आता है, वो अलग तरह से आता है, कभी कभी अजय चंद्राकर जी का बयान आता है, वो अलग तरह से आता है, और पार्टी का जो एक सिंक्रोनाइजेशन देखने में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि शायद आपकी पार्टी के अंदर इस तरह की जो एक कशमकश है वो जारी है। हालांकि आपका उत्तर तो ना ही होगा, तब भी मैं जानना चाहूँगा कि आपका उत्तर क्या है। डॉक्टर श्री जी, मैं आपकी बात का उत्तर निश्चित रूप से दूंगा, और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में अन्य राजनीतिक दलों से भिन्न है हमारी पार्टी। कहीं पे भी गुटबाजी या नेतृत्व में कहीं खिंचाव या तनाव या कशमकश ऐसी स्थिति हमारे दल में नहीं है। यह ठीक है, वैचारिक रूप से कोई बात अपनी रखता होगा, विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है कि कांग्रेस को पराजित करना 2023 में, और उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमने सरकार को 2 साल का समय देना था।
हम क्योंकि भारी बहुमत से ये सरकार चुन के आई थी, बहुत बड़े बड़े वादे करके चुन के आई थी, हम जनता के बीच में ये संदेश नहीं देना चाहते थे कि हम इस सरकार के आते ही हम इसके विरोध में शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करना जानती है, एक छोटे छोटे मामले को लेकर, और पर्याप्त मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने हमारे नेताओं को दिए हैं। निश्चित रूप से प्रदेश में एक संघर्ष की शुरुआत होगी, बड़े संघर्ष की शुरुआत होगी। और आपको बताऊं डॉक्टर श्री जी, हम लोगों ने तय कर लिया है कि 2023 में जनता का जनादेश हमको मिलेगा और जनता की आवाज़ बनेगी भारतीय जनता पार्टी, और कोई गुटबाजी जैसी बात हमारे दल में नहीं है। बड़ा दल है, बड़ा परिवार है। आज हम कह सकते हैं कि 35 लाख सदस्य हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, तो निश्चित रूप से 35 लाख सदस्यों में 2-4 सदस्य की आवाज़ अगर कोई आती है तो उसको भी पार्टी संज्ञान में लेती है। कभी पार्टी नकारात्मक किसी भी कार्यकर्ता के विचारों से नहीं होती। आपने बोला कि पार्टी के 35 लाख सदस्य हैं और पार्टी सबके विचारों को समाहित करती है, लेकिन सवाल ये है कि यदि ऐसा है तो पार्टी में अलग अलग मीटिंग क्यों होती है, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में चीज़ें क्यों चलती हैं, आपकी पार्टी लगातार इन चीज़ों को एड्रेस क्यों नहीं करती है, लोगों को क्यों ये लगता है कि पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। और जिस तरह से आपकी जो भी प्रदेश प्रभारी नई आई हैं, उन्होंने भी जो मीटिंग ली और बाहर जो बातें निकल के आई, उससे तो ये बात साबित हो रही है कि पार्टी में अभी भी वैसी स्थिति नहीं है जो हार को लेकर पार्टी के नेताओं में एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाने का जो खेल चल रहा है वो अभी भी चल रहा है। नहीं डॉक्टर श्री जी, मैं आपको बताऊं, जितनी बातें बाहर आ रही है या बाहर छपती है, हम हर चीज़ का खंडन नहीं करते, लेकिन उन सत्यता से बहुत परे होती हैं। मैं तो लगातार बैठकों में रहा हूँ। प्रदेश प्रभारी जी आई थी, सह प्रभारी जी आए थे, 3 दिन के लगातार उनके दौरे में हम साथ रहे, उनकी हर बैठक में रहे हैं। ऐसी बातें नहीं थी जो बाहर छप रही थी। और ये होता है राजनीतिक क्षेत्र में कि हर चीज़ का खंडन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी चुनौती है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के लिए। चाहे इनके पास कितना भी बहुमत हो, आप देखिएगा बुरी तरह धराशायी होंगे। 2 साल में ही इस सरकार की चमक खत्म होगी। जी आप मुगालते में बैठे हो, कहे वरल्यानी जी, आप लोग मधुमस्त हाथी पे सवार हो वरल्यानी जी, मधुमस्त हाथी पे सवार हो। रेत माफिया, ड्रग्स माफिया, शराब माफिया, माफिया सबसे बड़े माफिया तो आपके दिल्ली में बैठे हैं। क्या सारे हिंदुस्तान के सार्वजनिक विभागों की संपत्ति को बेचने का काम सारी कर रहे चमक इस सरकार की खत्म हो चुकी है। ठंड में इस ठंड में किसान लोग बैठे 26 दिन हो गए, 30 लोग। किसानों की हालत क्या कर रखी है? टोकन के लिए किसान भटक रहे, टोकन के लिए किसान भटक रहे, से ज्यादा दे रहे हैं। टोकन के लिए किसान भटक रहे। किसानों का धान 1 महीना लेट आपने धान खरीदी शुरू की। हम तो एमएसपी से ज्यादा दिए। किसानों ने औने पौने दाम पे धान बेचा है दीपावली में, जो भी औने पौने दाम पे बेचा है। अभी आप देख लेना दीपावली में औने पौने दाम में किसानों ने धान बेचा। आप कह रहे हैं कि एक चुनौती बनकर उभरेंगे, लेकिन चुनौतियां फिलहाल आपकी पार्टी में भी है, और इन चुनौतियों से कैसे निपटती है पार्टी, क्योंकि प्रदेश प्रभारी भी आएंगे, उनको भी रिपोर्ट देना होगी जिनको वो जिम्मेदारी दे के गई है, और ऐसे में अगर उनके सामने ये मांग आती है तो वो इसे कैसे लेती है और आगे क्या एक्शन लेती है, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।